आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग के 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान है और उसमें जो है हम लोग संपूर्ण भारतीय भवन जो हम लोगों का अध्याय है हमारा पर्यावरण, और इसको हम लोग विस्तृत रूप से जो है एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं उससे प्रभावित होता है, उसे उसका क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो देखिए कोई भी जीवधारी चाहे वो जिस भी परिवेश में रह रहे हों, चाहे वो आपके नदी में रह रहे हों यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में रह रहे हो, हवा में यानी कि आपके वायुमंडल में रह रहे हो या स्थल मंडल में रह रहे हो, तो जो जीव जहाँ रहते हैं ना तो उनके भौतिक या अजैव, भौतिक हम लोग किसको बोले तो निर्जीव अवयव को बोले है ना। तो यहाँ पर जो है ना उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अजैव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जैव कारकों यानी कि जो आपके लिविंग्स हैं से निर्मित दुनिया जिसमें क्या करता है, वह निवास करता है एवं उससे वह प्रभावित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस जीव का पर्यावरण यानी वातावरण कहते हैं। तो हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी जीवधारी है ना, कोई भी जीवधारी जो है जिस परिवेश में रहते हैं वह जो है परिवेश उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण यानी उसका वातावरण कहलाता है यानी सराउंडिंग कहलाता है। अगर हम लोग पर्यावरण को हम लोग शाब्दिक रूप से उसको अलग अलग करें तो परि और आवरण से मिलकर के बना होता है हम लोगों का पर्यावरण। तो परि मतलब होता है चारों तरफ और वरण मतलब होता है क्षेत्र। तो किसी भी जीवधारी का जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है तो क्षेत्र कैसे होंगे, तो या तो भौतिक या अजैव होंगे मतलब निर्जीव होगा और दूसरा सजीव होगा। तो वो जो चारों तरफ का जो है ना आवेश है जहां वो रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका पर्यावरण कहते हैं। और साथ साथ वह उस परिस्थिति से यानी कि भौतिक या अजैव जैव कारकों से वह क्या होता है, प्रभावित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आगे हम लोग देखें उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर एवं अन्य मानव किसी मनुष्य के पर्यावरण का जैविक हिस्सा है जिस धरती पर वह रहता है एवं फसल उपजाता है, जल जो पीता है एवं सिंचाई के लिए उपयोग में लाता है, हवा जो है उनकी प्राणवायु है और इसके भौतिक पर्यावरण का हिस्सा जैसे कि आपके जो है वायुमंडलीय कारक जिसमें आपके सूर्य की रोशनी है, उसके बाद वर्षा है, तापमान है, नमी है, ये सब के सब क्या हैं, भौतिक पर्यावरण के भाग हैं। यानी कि अगर हम लोग दुनिया में प्रकृति में या पारिस्थितिक तंत्र में गौर से देखें तो हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र में दो अवयव होते हैं है ना। तो एक होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। तो सजीव में हम लोगों के क्या हो गए, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए है ना। और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रकृति की भाषा में क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो होता है ना, जैसे जल हो गए, हवा हो गए, मिट्टी हो गए, सूर्य का तापमान हो गया, वर्षा हो गया, नमी हो गया, ये सब के सब क्या हैं, निर्जीव घटक है ना। तो इसको हम लोग प्रकृति की भाषा में क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव अवयव कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण के हर अवयव का आपस में सामंजस्य बने रहना मनुष्य की भलाई के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि सीधे सीधे हम लोग कहें कि पर्यावरण में हर अवयव के अंतर्गत क्या, हर अवयव किसकी बात हो रही है, यानी सजीव और निर्जीव की बात हो रही है। तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ करके रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो जुड़ करके रहते हैं। और जुड़ करके रहने के बाद क्या करते हैं, ये हम लोगों की भलाई के लिए क्या होता है, एक आवश्यक अवयव होता है। तो इस वजह से जो है ना, जो सजीव और निर्जीव आपस में इंटरैक्ट होते हैं, जुड़ करके रहते हैं, तो इसी संबंध को तो हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है,
पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो हम लोगों के पर्यावरण में क्या होता है, जो आपके सजीव हैं जिसको हम लोग जैव अवयव कहते हैं, वह निर्जीव यानी अजैव के साथ अंतर संबंध बनाते हैं, है ना। तो इसी रिलेशनशिप को, संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल आता है यानी हाइड्रोस्फीयर्स आते हैं, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर्स आता है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर्स आते हैं और जीव मंडल आते हैं। यानी कि सम्मिलित रूप से जो है ना, हम लोग के पर्यावरण किस किस रूप में बने हुए हैं, किन किन से मिलकर के बने हुए हैं? तो जलमंडल है, जलमंडल में आपके क्या हो गए? नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, सागर हो गया, महासागर हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जलमंडल को हम लोग अलग अलग हिस्से में पढ़ सकते हैं बांट करके, कि कौन से जो है मीठे जल स्रोत हैं, कौन से खारे जल स्रोत हैं, कौन स्थिर वाले होते हैं और कौन क्या होते हैं, बहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखें स्थल मंडल, यानी कि जहाँ पर जमीन है ना, लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के हो गए जमीन वाले, जैसे कि जंगल हो गया, वन हो गया, घास का मैदान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये सब के सब क्या है? लिथोस्फीयर्स के अंतर्गत आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। और वायुमंडल में हम लोग का क्या हो गया? आकाश हो गए, जहाँ पर हम लोगों का क्या है, जो पक्षियाँ जो हैं क्या करती हैं? आकाश में उड़ती हैं, यानी कि वायु का क्षेत्र हो गया वायुमंडल। एवं जो है जीव मंडल, यानी कि हम लोगों के जो है ना जीव यहाँ पर वास करते हैं। आगे हम लोग देखें कि ये घटक जो है ना, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे रहता है, उसका पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि फिर वही बात हो गई कि जो जीव जिस परिस्थिति में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, या जो जीव का चारों तरफ का क्षेत्र जैसा होता है ना, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि वातावरण में अवस्थित किसी तत्व को मानव की गतिविधियां प्रभावित करती हैं। यानी कि चाहे वो आपके जैव हों, चाहे वो अजैव हों, वह किसी न किसी प्रकार से जीवों को, यानी कि मनुष्य को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, जो पर्यावरण के लिए क्या होता है? खतरा का कारण बनता है। आगे हम लोग देखें कि अगर मनुष्य पर्यावरण में अवस्थित संसाधनों का उपयोग न्याय संगत रूप से नहीं करते हैं, यानी कि जो हम लोगों के पर्यावरण में जो है संसाधन है, जैसे खनिज हो गए, आपके कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, अभ्रक है, चूना है, अगर इन सारे चीज़ों का, इन सारे प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग क्या करें? नियमित जो है उपयोग ना करें, तो यह उसका जो है ना उपयोग क्या होगा? न्याय संगत होगा। क्योंकि ये सब के सब जो है ना जल्दी जल्दी तो नहीं बनते, यानी कि ये हम लोगों के लिए क्या है? एक प्राकृतिक संसाधनों के रूप में है, तो इसका निर्माण जल्दी जल्दी तो नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि उसका जो है अत्यधिक दोहन करें, तो अंततः इसका कुप्रभाव मनुष्य के साथ साथ धरती पर रहने वाले जीवों पर भी क्या होता है? इसका पड़ता है। तो जो भी हम लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन है, अगर हम लोग उसका क्या करें? सही तरह से इस्तेमाल ना करें, तो वह क्या हो सकता है? हम लोगों पर यानी मनुष्य पर जो है ना इसका प्रभाव, और साथ साथ हम लोग की धरती पर जितने भी सारे जीव हैं उन पर उसका क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग देखें कि पर्यावरण में मौजूद विभिन्न घटकों के बीच के आपसी संबंधों को जानने के लिए पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का ज्ञान होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हम लोग ऐसे कहें कि अगर हम लोगों के पास पर्यावरण का ज्ञान यानी इन्वायरमेंटल जो नॉलेज है वो अगर होता है, तो हम लोग अपने प्रकृति का हम लोग क्या कर सकते हैं? खास ख्याल रख सकते हैं। अगर हमारा प्रकृति स्वस्थ रहेगा, तो हम लोग यानी यहाँ पर रहने वाले जीव भी क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, यानी कि जीव मंडल, जहाँ पर क्या है? जीवितों का घर है, निवास है, कि जीवों का एक दूसरे से तथा अजैव भौतिक वातावरण से गहरा संबंध है। यानी कि हम लोग ऐसे कहें कि जीवों का एक दूसरे से, यानी कि आपके जो सजीव हैं, और अजैव भौतिक वातावरण यानी कि जो निर्जीव घटक हैं, यानी अजैव अवयव
अवयव हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, ये सभी के सभी आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं। ये सभी घटक एक दूसरे से संतुलन स्थापित कर जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि यही जो है ना सजीव और निर्जीव आपस में संबंध बना करके रहते हैं, जिससे हम लोगों का पारिस्थितिक किसी भी एक घटक के असामान्य हो जाने से संपूर्ण जीव मंडल में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोगों को याद रखना है कि अगर हमारा पर्यावरण संतुलित बना रहेगा तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों के प्रकृति में जितने भी सारे घटक हैं ना उन सबों में क्या करना होगा, हम लोगों को संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे जो है सारा जीव मंडल प्रभावित होता है। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, जीव मंडल में किसी भी जो है स्तर को हटा दें या उसको हम लोग इतना ना हनन करें जिससे हम लोगों का जीव मंडल क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारा सारा जो है जीव मंडल क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जीव मंडल की स्थिरता के लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक हैं। यानी कि याद रखना है कि जहाँ पर जीवितों का संसार है ना वहाँ पर ऊर्जा और पदार्थ जो है ना ये जीवित रहने के लिए यानी सस्टेन करने के लिए बेहद जरूरी होता है। तो इन दोनों का अजैव और जैव घटकों के बीच आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि जो आपके जीवित वर्ग हैं और निर्जीव वर्ग हैं, ऊर्जा और पदार्थों का जो है ना क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है, जिससे जो है हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र क्या रहते हैं, संतुलित रहते हैं। तो जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि यूं कहें कि जीव हैं, कौन से जीव भाई, तो जैव अवयव हैं, अजैव अवयव हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे हम लोगों का जो है पारिस्थितिक तंत्र क्या रहता है, बैलेंस रहता है, यानी प्रकृति क्या रहती है, संतुलित रहती है। आगे हम लोग देखें कि पारिस्थितिक तंत्र जो है जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल इकाई होती है। यानी कि जो हम लोगों का इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिक तंत्र है ना, यानी कि बायोस्फीयर यानी जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम क्या होता है, प्रकृति की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। हम लोग को याद रखना है क्योंकि यह आपके क्या है, स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। तो स्वपोषित कौन होते हैं, जो आपके भोजन अपने से बनाते हैं जीव, है ना। यानी कि जैव अवयव के अंतर्गत आने वाले वे सभी सदस्य जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन बनाने की जो कला है ना वो आपके हरे पौधे को दी गई है ना, जिसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तथा इसके जो है ना अजैव घटक जैसे मृदा हो गए यानी मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया आदि हैं। तथा जैव घटक जंतु, पौधे, मानव और सूक्ष्म जीव हैं। तो अजैव अवयव के अंतर्गत क्या क्या रखे गए हैं, तो मिट्टी रखा गया है, वायु रखा गया है, जल रखा गया है, प्रकाश रखा गया है और ताप रखा गया है। और जैव अवयव के अंतर्गत क्या क्या रखे हैं, जंतु रखे गए हैं, पौधे आते हैं, मनुष्य आता है और सूक्ष्मधारी आता है। आगे हम लोग देखें कि किसी क्षेत्र के अजैव एवं जैव घटकों में लगातार पारस्परिक क्रिया होती हैं। यानी कि चाहे वो कोई भी प्रकार का इकोसिस्टम हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, उन सबों में क्या होता है, जो आपके अजैव अवयव है ना, जैव अवयव में क्या होता है, लगातार पारस्परिक संबंध होता है। यानी वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अप्रतिक्रिय यानी कि आपके इनसेपरेबल्स रूप में संबंध होते हैं तथा दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं,
प्रभावित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सजीव और निर्जीव के बीच का जो तालमेल होता है ना, ये हम लोगों के पारिस्थितिक तंत्र में यानी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अपने अस्तित्व के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी कि अगर एक स्तर यानी एक जो है ना अवयव अगर क्या हो जाते हैं, अगर कम हो जाते हैं यानी असंतुलित पैदा होती हैं, यानी कि आपस में अगर जुड़े हुए ना हो तो क्या होगा, इसका पूरा प्रभाव जो है हम लोगों के जैव मंडल पर पड़ता है। आगे हम लोग देखें कि अगर आप अपने स्कूल के बगीचे को गौर से देखें तो विभिन्न प्रकार के छोटे एवं बड़े पौधे जैसे घास है, गुलाब है, सूर्यमुखी है, आम है, जामुन है इत्यादि मिलेंगे। यानी कि जब हम लोग आसपास देखते हैं ना तो हम लोग को क्या क्या दिखता है, तो बहुत छोटे बड़े वृक्ष दिखते हैं, घास दिखता है, गुलाब दिखता है, सूर्यमुखी, आम, जामुन, ये सभी के सभी हम लोग को मिलते हैं। इन वृक्षों के आसपास जो है ना विभिन्न प्रकार की तीलियां, कीड़े, पक्षी, मेढक आदि दिखलाई पड़ते हैं जो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है पारिस्थितिक तंत्र को जो है ना अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप्स में बांटते हैं। आपके अजैव अवयव यानी कि आपके नॉन लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और जैव अवयव मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होता है यानी सजीव अवयव होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अजैव अवयव के अंतर्गत हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं मृदा, वायु, जल, प्रकाश और ताप। ये सभी के सभी क्या हैं, अजैव अवयव हैं। और जैव अवयव के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं, तो पौधे रखते हैं, जंतु रखते हैं, मनुष्य रखते हैं और सूक्ष्म जीवधारी को रखा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इस चार्ट को। आगे हम लोग देखें कि इन जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया होती हैं, किसके किसके बीच, तो सजीव और निर्जीव के बीच होती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। यानी कि जब ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, वृद्धि को, जनन को या अन्य जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल एवं मृदा के सूक्ष्म जीवधारी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। यानी कि जो आपके सजीव की दुनिया है ना, यानी जैव अवयव के अंतर्गत वैसे जीव भी आते हैं, हम लोग के वायुमंडल में है, जैव मंडल में है, जो खुले आंखों से क्या होता है, नहीं दिखलाई पड़ता है, जो जीवों के मरने से उन्हें क्या करते हैं, अपघटित करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना बगीचा एक प्रकार का क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। यानी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण में हम लोग एक बगीचा का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखने हैं कि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते, जैव अवयव की जब डेथ होती है ना तो वह उसको क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। सीधे सीधे हम लोग ऐसे कहें कि उसे क्या कर देता है, यह मिट्टी में मिला देता है। आगे हम लोग देखें पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, जैसे आपके वन हो गए, समुद्र हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए इत्यादि। यानी कि हम लोगों के पास जो है ना अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं। मुख्य रूप से आपके प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक मतलब वैसे पारिस्थितिक तंत्र जो क्या होते हैं, गॉड के द्वारा बनाया गया रहता है, यानी प्रकृति प्रदत्त होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो है ना पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैसे आपके जंगल हो गए, समुद्र हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए, ये सब के सब क्या हैं, आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के कृषि भाग हो गए, पार्क हो गया, फुलवारी हो गया, और जो है आपका एक्वेरियम हो गया। नहीं होता है कि जो बड़े बड़े दुकान में या अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, एक बड़े से
से पात्र में जो है ना क्या किया जाता है, मछली को पाला जाता है ना, ऑर्नामेंटल के तौर पर भी, या नहीं तो हम लोग ऐसे भी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को जो है ना आकर्षक के रूप में रखते हैं। तो ये एक्वेरियम्स होता है। और आपके घास के मैदान है, पार्क है, फुलवारी है और आपके एक्वेरियम जो हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हम लोगों के द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो ध्यान में रखने हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति प्रदत्त होता है, और जो क्या होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि पारिस्थितिक तंत्र की क्या क्या संरचना है, यानी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित 2 मुख्य अवयव होते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जो अलग अलग घटक शामिल होते हैं, जिसमें पहला क्या है, अजैव अवयव है। इसमें क्या होता है, जीवन नहीं है, यानी कि इन सबों के अंतर्गत क्या होता है, निर्जीव घटक शामिल होते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैव अवयव, यानी कि इसमें क्या होता है, जीवित घटक शामिल होता है, यानी कि सजीव होते हैं। सीधे सीधे ऐसे कहें कि पारिस्थितिक तंत्र की जो संरचना होती है ना, वह 2 चीज से मिलकर के बनी हुई है। एक होता है निर्जीव घटक से, जो हम लोग पहले भी देखे, हवा, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब के सब क्या है, निर्जीव है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैव अवयव कहते हैं। और जैव में क्या आते हैं, आपके पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। तो ये दोनों जो है ना अवयव परस्पर क्रियाशील तथा एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और यही क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं कि अजैव अवयव जो होता है ना, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसे हम लोग अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण के स्तर पर बांट सकते हैं, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट्स होता है, इसमें हो गए मृदा हो गए, जल हो गए, वायु को रखेंगे, है ना। और आगे जो है वो है पोषण यानी न्यूट्रिशंस, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ को रखेंगे। और अगला जो है वो है क्लाइमेट फैक्टर्स, यानी कि जलवायु जो होता है, जैसे सूर्य की रोशनी हो गई, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, दाब हो गया, ये सब मिलकर के जो है ना जलवायु का निर्माण करते हैं, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स बनाते हैं। जलवायु पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म्स तथा व्यवहार को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। यानी कि जीव जो होते हैं ना, सजीव जो होते हैं ना, जो आपकी सूर्य की रोशनी है, तापमान है, आर्द्रता है, दाब है, इनका जो है ना क्या होता है, जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये बात याद रखनी है। आगे हम लोग देखें कि किसी पारिस्थितिक तंत्र विशेष में जैव अवयव के प्रकार का निर्धारण अजैव अवयव के गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपके जैव अवयव होते हैं ना, सजीव अवयव होते हैं, तो वे क्या होते हैं, अजैव से प्रभावित होते हैं, है ना। जैसे कि आपके सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, तो आपके जो है जैव अवयव यानी सजीव का जो है ना सहनशीलता किस बात पर निर्भर करेगा कि उसका सराउंडिंग कैसा है ना। तो हम लोग उसी को किताबी भाषा में बोलते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र विशेष में जैव अवयव के प्रकार जो होते हैं ना, वह अजैव अवयव के गुणों पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है आपके जैव अवयव हैं, यानी कि सजीव घटक हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें क्या होता है, इसे हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं। पहला जो है वो है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं, हरे पौधे को रखते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। अब स्वयं संश्लेषित क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक होते हैं, और उसके बाद जो है ना यह सूर्य के प्रकाश
प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और इसीलिए हम लोग हरे पौधे को कहाँ रखते हैं, उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, है ना, कंज्यूमर्स। ये पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। तो उपभोक्ता को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे सभी जीव, है ना, वे सभी जैव अवयव जो क्या करते हैं, पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता कहते हैं। और अगला है अपघटनकर्ता, जिसे हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं, मृत जीवधारी होते हैं, है ना, जो उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे क्या होता है, उत्पन्न पोषक तत्व जो है या गैसों को फिर पर्यावरण में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ध्यान में रखने हैं कि जैव अवयव के अंतर्गत 3 वर्ग जो हैं आते हैं। पहला है उत्पादक होता है, दूसरा होता है उपभोक्ता होता है, और आगे क्या है, अपघटनकर्ता होता है। उत्पादक में क्या बात हुई कि ये अपने से भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। उपभोक्ता अपने से भोजन नहीं बनाता है, पौधों पर आश्रित रहता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। और अपघटन क्या करता है, जो जीवधारी होते हैं ना जैव अवयव, अगर उनकी डेथ होती है तो वह उसको मिट्टी में मिला देता है, यानी डिकम्पोज करता है। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो जैव अवयव के अंतर्गत 3 बातें हुई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। हिंदी भाषा में बोले तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। उत्पादक जो होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जैसे आपके हरे पौधे में आते हैं आपके शैवाल, है ना, एल्गी, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, लीद कहते हैं। घास हो गए, पेड़ हो गए इत्यादि एकमात्र ऐसा जीव होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाने की क्षमता होती है। ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, यानी लाइट एनर्जी लेता है, और क्या कर देता है, रेडिएंट एनर्जी के रूप में ग्रहण करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में यानी पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर देता है, आपका परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखने हैं कि उत्पादक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हरे पौधे आते हैं, शैवाल आते हैं, घास आते हैं, वृक्ष आते हैं। ये सब के सब क्या हैं, आपके स्वपोषी जीव है ना। क्यों है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, और ये क्या करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देते हैं, ये आपके विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करती हैं और क्या कर देती है, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में बदल देती हैं। ये हम लोग जो है ना पोषण अध्याय में हम लोग देख लिए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट में जाइए, 10th में जो है ना वहाँ पर जैव प्रक्रम में हम लोग पहले अध्याय के बारे में देख चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है ना 10वीं 11वीं और 12वीं से जो है ना जुड़ी जितनी भी सारी जानकारी होती है जीव विज्ञान से संबंधित हम आप तक लाते रहते हैं। तो इसलिए जो है ना आप तक ये जानकारी पहुंच सके, इसीलिए जो है ना आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्या कर सके, इन चीज़ों के बारे में सीख सके। आगे है कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हरे पौधे के ऊतकों में संचित हो जाता है। यानी कि पौधों में जो एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे लाइट एनर्जी को क्या कर देते हैं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं और क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संचित करते हैं। तो इसीलिए ना हम लोग हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। आगे जो है वो है आपके प्रकाश
संश्लेषण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और हम लोग देखे थे प्रकाश संश्लेषण का जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से सीखे थे, है ना, जो आप लोगों को बखूबी याद होगा, जिसका जो है ना उपयोग समस्त जीवों के द्वारा श्वसन के लिए होता है। यानी कि जो पौधों के द्वारा जो है ना ऑक्सीजन छोड़े जाते हैं वो हम लोग यानी मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है यानी लिया जाता है। हरे पौधे चूंकि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। यानी कि प्रत्येक इकोसिस्टम में क्या होता है, हम लोगों के जो उत्पादक होते हैं ना यानी स्वपोषी जीव होते हैं ना या पौधे होते हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हम लोगों के पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए अलग अलग काम करते हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे। पहला जो है ये है पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं, यानी कि कौन से जीव सरवाइव करेंगे, यह क्या करता है, जीवों के प्रकार का निर्धारण करता है। दूसरा है कि ये सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है को ग्रहण करते हैं और में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। यानी हम लोगों के पौधों के पास ही एक ऐसी क्षमता होती है जो सोलर एनर्जी को क्या कर सकता है, ले सकता है, अपटेक कर सकता है और उसे क्या करता है, फूड एनर्जी में बदल सकता है। अगला है कि ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। यानी पौधों में जो जड़ें होती है ना वह मिट्टी से क्या करता है, जो पोषक तत्व है उसको वे क्या करती हैं, अवशोषित कर हम लोगों तक पहुंचाती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। आगे देखें कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। और हम लोगों की जो है ना गवर्नमेंट यानी सरकार जो है हम लोगों को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं कि वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों की जो है ना जनसंख्या दिन लगातार जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन पौधों की जो है ना संख्या दिन ब दिन क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि हम लोगों की जो है ना आवश्यकता पौधों से ही प्राप्त होती है ना, पौधे से ही पूरी होती है। तो हम लोगों का जो है ना कर्तव्य बनता है कि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें, है ना। वो क्या करते हैं, हम लोगों को उत्पाद देते हैं और साथ साथ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। यानी कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, हम लोग उस ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वे हरे पौधे लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जो आपके हरे पौधे के आवश्यक सामग्री में एक क्या है, रॉ मटेरियल्स के रूप में काम करता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। अगर आने वाले पीढ़ियों को हम लोगों को क्या करना है, अगर स्वच्छ प्रकृति सौंपनी है तो आज हम लोगों को क्या करना होगा, कम से कम वृक्ष क्या करना होगा, काटना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पुराने समय से जो है ना क्या करते आ रहे हैं, हम लोग वृक्षों से कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में लेते आ रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोगों की जनसंख्या क्या थी, कम थी। तो इस वजह से जो है ना पौधे या प्रकृति जो है ना अपने आंतरिक शक्ति से क्या कर लेती थी, रिफिल कर लेती थी, पूरा कर लेती थी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी जो है हम लोग पौधों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं और लगा कम रहे हैं पौधे, है ना, वृक्षारोपण कम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों का पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है और इससे क्या होती हैं, और संतुलन पैदा होती हैं, जिससे हम लोगों का जो है ना प्रकृति क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। और अगर असंतुलित हुआ तो हम लोगों पर इसका क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
तो हम लोगों को याद रखने हैं, अगर प्रकृति का स्वास्थ्य बिगड़ता है ना तो हम लोगों का भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, है ना। यानी कि हम लोगों का जो पर्यावरण अगर गंदा हो तो हम लोग स्वस्थ कैसे रह पाएंगे। तो याद रखना है, जो आने वाले जनरेशन है, आने वाले जो नई पीढ़ियां हैं, हम लोगों को क्या करना है, एक स्वच्छ पर्यावरण, एक स्वस्थ दुनिया हम लोगों को क्या करना है, उनको सौंपना है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है वर्तमान पीढ़ियों का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, वृक्ष लगाएं, है ना, पौधे को क्या करें, ग्रो कराएं, और जहाँ तक हो सके हम लोग क्या करें, पौधे को क्षति पहुँचाने से क्या करें, बचाएं, जिससे हम लोगों का पर्यावरण क्या रहे, स्वस्थ रहे। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उपभोक्ता, है ना, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूपतः जो है ना क्या रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी कि वैसे भी जीव हम लोगों के पास है, हम लोग के पर्यावरण में वैसे भी जीव हैं जो अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो करते क्या है, पोषण के लिए जो है ना पूर्ण रूप से पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स कहते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो याद रखने कि जितने भी सारे जंतु होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से क्या करते हैं, ये पौधों पर से ही क्या करते हैं, पोषण के लिए आश्रित होते हैं। ऐसे जंतु या ऐसे सभी जंतु क्या कहलाते हैं, परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो उपभोक्ताओं को हम लोग क्या करते हैं, 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उपभोक्ता वैसे जीव को हम लोग बोले जो अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। तो उपभोक्ताओं को हम लोग क्या किए, 3 वर्गों में बांट दिए। पहला जो है वो है क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या है कि ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक यानी हरे पौधे को खाते हैं, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, खरगोश हो गए, ग्रास हॉपर हो गया, ये सब के सब क्या है, आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। तो याद रखने हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, उपभोक्ता क्या है, उपभोग करने वाले, है ना, दूसरे पर आश्रित रहने वाले। तो प्राथमिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे उपभोक्ता को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे जो भोजन के लिए या पोषण के लिए क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों को खाते हैं या आश्रित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, हिरन हो गए, खरगोश हो गए, ये सब के सब जंतु क्या करते हैं, घास पर ही आश्रित होते हैं। लेकिन कुछ कीट जैसे आपके ग्रास हॉपर होते हैं, हरी पत्तियां तथा हरे मुलायम तने को ही क्या करते हैं, ये खाते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखे गए हैं। चूंकि ये सभी जो है ना जंतु सीधे हरे पौधों यानी उत्पादक पर जो है निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, तो इसीलिए इसे क्या हम लोग कह सकते हैं, शाकाहारी जंतु कह सकते हैं। यानी कि वैसे जीव जो क्या होता है, पूर्ण रूपेण जो है घास पर निर्भर होता है, हरे पौधों को खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। और सभी जो है ना शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, वो आपके यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, आपके शाकाहारी जीव होते हैं। और बहुत बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो शाकाहारी जीव होता है। आगे है कि मनुष्य और तिलचट्टा यानी कि ह्यूमंस और कॉकरोच जो है ना, ये कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। तो यहाँ पर जो आता है सर्वभक्षी जीव यानी ओमनीवोरस जीव, यानी वैसे जंतु जो क्या करते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। यानी कि वैसे जीव जो भोजन पौधे तथा जंतु दोनों को क्या करते हैं, पोषण के रूप में लेते हैं। यानी सर्वभक्षी जीव जो होते हैं ना,
ओमनीवोरस जो होते हैं उनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, परंतु जब वे हरे पौधे को खाते हैं ना, तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो याद रखने हैं, वैसे जीव जो क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो मांस मछली का भक्षण करता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और जो दोनों खाता है ना, यानी पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वभक्षी यानी ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि द्वितीयक उपभोक्ता है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो कुछ जंतु जैसे आपके शेर हो गए, बाघ हो गए, कुछ पक्षी जैसे सर्प है, मेढक, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इस प्रकार के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, उपभोक्ता का एक ऐसा प्रकार होता है जो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या पूर्ण रूपेण रूप से क्या होता है, हरे घास पत्तियां खाती हैं, यानी पौधों पर निर्भर रहती हैं। लेकिन आपके द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ना, वैसे जीवों को खाते हैं जो कैसे हैं, शाकाहारी हैं। और इस वजह से ये सभी के सभी यानी द्वितीयक उपभोक्ता जैसे शेर, बाघ, पक्षी, सर्प, मेढक, ये सब के सब क्या हो गए, मांसाहारी जीव हो गए। और ये किसको खा रहे हैं, तो शाकाहारी जीव को। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता जो है ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, क्या है, शेर, बाघ, सर्प, मेढक, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे हम लोग देखें कि तृतीयक उपभोक्ता है ना, टर्सरी कंज्यूमर्स। जैसे कि आपके सर्प है, जब मेढक यानी द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है, तब वह तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाता है। और तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध इत्यादि को जो है ना, यह नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक कहते हैं। हम लोग इसको टॉप या टर्सरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो है यह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उपभोक्ता होता है ना, टॉप पर, या तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी होता है ना, जो उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, उसको वहां पर क्षति पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। याद रखना है। अगला है कि मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में हो सकते हैं। जैसे सर्प हैं, जब खरगोश को खाता है तब यह द्वितीयक उपभोक्ता में चला जाएगा, और वही सर्प जब कीट भक्षी मेढक को खाता है तब वह तृतीयक उपभोक्ता का होता है। अगला है अपघटनकर्ता, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो अपघटनकर्ता यानी डीकम्पोजर्स, पौधे और जंतुओं यानी उत्पादक और उपभोक्ताओं मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, यह पुनः जो है ना, जीवाणुओं और कवकों के द्वारा जो है अपघटन यानी डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता की श्रेणी में रखते हैं। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक्स कहलाते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। यानी वैसे जीव जो क्या होते हैं, खुले आंखों से दिखलाई नहीं देते, लेकिन वह जटिल जीवों को क्या कर देते हैं, सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सीधे सीधे हम लोग ऐसे कहें कि जीवों को क्या कर देते हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं। ये अपघटन जो है ना के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वेस्ट प्रोडक्ट्स में उपस्थित
कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं, यानी मिट्टी में मिला देंगे। जैसे गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस और द्रव जो है ना मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर जल मंडल के भाग बन जाते हैं जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम लोग माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्टोट्रॉप्स भी कहते हैं। यानी कि ऐसे कहें, ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम लोगों के डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, जैसे कि आपके जो हैं आपके जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं। यानी सरे गले चीज़ों को जो है ना, यानी जटिल जीवों को क्या करते हैं, सरा गला करके जो है मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये सरे गले चीज़ों पर निर्भर रहता है ये, है ना। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। जो हम लोग अभी देखे, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, तथा क्या होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि सब आपस में एक दूसरे से क्या होता है, एक चेन में जुड़ा होता है। अगर यह तंत्र जो है ना भली भांति बैलेंस होता रहे तो कोई भी स्तर कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि सभी स्तर में जब क्या होता है, संतुलन बना रहेगा ना, तो हम लोगों का प्रकृति भी क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। जैसे असंतुलन के कारण जो है, यदि पौधे को खाने वाला जंतु जो है ना का तंत्र का अभाव हो जाए, तो धीरे 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 जो है ना सभी स्थानों पर पौधे ही पौधे दिखलाई देंगे, तथा जंतुओं पर जो है निर्भर रहने वाले दूसरे स्तर के जो है ना कार्निवोर्स भी भोजन के अभाव में मर जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या है, लोगों के प्रकृति में क्या है कि सभी स्तर का होना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग अभी तुरंत देखे कि जैव अवयव के अंतर्गत क्या आए, आपके उत्पादक आए, उपभोक्ता आए। उपभोक्ता में हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्राथमिक देखा, द्वितीयक देखा और तृतीयक देखा, और साथ साथ अपघटन करता। तो यहाँ पर जो है ना आपके जैव के अंतर्गत जो है आपके आ गए क्या क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। ये सब के सब क्या होते हैं, किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी विधि के द्वारा जो है आपस में जुड़े रहते हैं। और ये सब जुड़ कर के जो है ना हम लोगों के पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलित करके रहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्तर, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो या तृतीयक उपभोक्ता हो, चाहे आपको उत्पादक हो या अपघटन करता हो, अगर पारिस्थितिक तंत्र से किसी भी स्तर को हटा लिया जाए तो क्या होगा, दूसरे स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखें कि जो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके क्या है, मृदु जलीय तालाब की एक आहार श्रृंखला है, यानी कि एक्वेटिक पॉन्ड इकोसिस्टम है ना, जो आपके फ्रेश वाटर हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो क्या है, आपके शून्य हैं। और हम लोग उत्पादक से शुरू करेंगे। तो उत्पादक आपके क्या हो गए, शैवाल हो गए, जहाँ पर क्या होता है, भोजन का निर्माण होना है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो आपके कुछ जलीय पौधे होते हैं, और उनको खाते हैं कौन, ये छोटे मोटे कीड़े पतंग खाते हैं, कीट पतंग खाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, है ना। और जो छोटी मछलियां होती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। यानी इसका मतलब जो है ना, मछलियां जो होती हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो होती हैं, वह क्या करेगी, इस कीटों का जो है ना भक्षण करेगी। और ये कीट किस पर आश्रित होंगे, तो ये होंगे शैवालों पर। तो आपके उत्पादक हो गए, बड़े जलीय पौधे हो गए, जिनको कौन खाने वाले हैं, तो कीट खाने वाले हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले हैं। मछलियां जो हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखी गई हैं, वह क्या करेगी, प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करेगी। और जो क्या होंगे, ये तृतीयक उपभोक्ता है ना, जो बर्ड्स होते हैं, वह क्या करेगी, इन मछलियों को क्या कर लेगी, अपना शिकार बना लेगी। और जो आपके जीवित वर्ग हैं, जो आपके तृतीयक उपभोक्ता हैं, या जो है आपके द्वितीयक उपभोक्ता की जो डेथ होगी ना, वह क्या करेगी, ये जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, यानी अपघटन करता है, वो क्या करेंगे, उसको प्रकृति में मिला देंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये सारा जो आप
चेन देख रहे हैं, श्रृंखला देख रहे हैं, जो भोजन के स्तर पर जुड़ा हुआ है, इसी को तो हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। अगर एक कोई भी जो मेंबर्स या कोई भी स्तर को अगर हम लोग हटा देना तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है ये सब का सब क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। यानी कि सभी पारिस्थितिक तंत्र में सभी स्तर का क्या होना, संतुलन बनाए रहना बेहद जरूरी होता है। अगला जो है वो है हम लोग का आहार श्रृंखला, है ना, कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है ना यूनिडायरेक्शनल यानी एक पथीय प्रभाव जिसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के साथ होता है ना। यानी जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रग्रहण उत्पादक जीव जैसे हरे पौधे करते हैं। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु खाते हैं। फिर शाकाहारी जंतुओं को कौन खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव खाते हैं, जो हम लोग अभी देखे। और पुनः जो है ना उच्चतम श्रेणी के जो मांसाहारी जंतु हैं वह तृतीयक उपभोक्ता के रूप में खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में एक तरफ से हो रहा है, यानी कि एक पथीय यानी यूनिडायरेक्शनली में हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ना क्या बनता है, एक श्रृंखला बनता है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर जो है ना बुक में दिया गया है कि यहाँ पर जो है एक आहार श्रृंखला बताई गई है, जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो आहार श्रृंखला होता है ना, यहाँ पर जो है आपके सूर्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके यूनिवर्सल सोर्सेस ऑफ लाइट हो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रास पर यानी घास पर, जो उत्पादक का काम करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। पुनः जो टिड्डा के द्वारा यानी कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा जो है घास का सेवन कर लिया जाता है। पुनः तृतीयक उपभोक्ता यानी मेढक के द्वारा जो है उन टिड्डा को खाया जाता है। यहाँ पर सर्प जो हैं क्या मेढक को खा लेते हैं, जिसे हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और ये जो पक्षियाँ होती हैं ना, जो क्या है उच्चतम जो है स्तर का जीव है, तो यहाँ पर इसको हम लोग चतुर्थ उपभोक्ता कह सकते हैं या सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, एक चेन बनता है ऊर्जा के स्थानांतरण का। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव अवयव के अंतर्गत पाए जाने वाले जो स्तर होते हैं, जैसे आपके उत्पादक हो गए और उपभोक्ता के विभिन्न स्तर, है ना। तो यहाँ पर जो है उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर आपस में भोजन के लिए जुड़े होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। और इसी स्तर से जो है ना क्या बनता है, एक श्रृंखला बनता है जिसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। और इसको आप आसानी से और समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर गौर से देखें तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कोई भी जीवधारी, क्या बोले, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है। क्या है, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है, यानी मेढक क्या खा रहे हैं, आपके ग्रासहॉपर को खा रहे हैं, और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, यानी कि सर्प जो है ना वो मेढक को खा लेता है। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टिड्डा के साथ, तो कोई भी जीवधारी यानी टिड्डा जो है घास को खा रहा है और मेढक जो है टिड्डा को खा लेता है। तो इस तरह से क्या बनता है, एक चेन बनता है ना। आप नोट्स भी कर सकते हैं। आहार श्रृंखला की परिभाषा दें तो बड़ी सिंपल है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। अतः आहार श्रृंखला जो होता है ना वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक
पथीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों के समूह हैं जिनमें एक जीव श्रृंखला में अपने से ठीक नीचे स्थित जीव को खाता है। जैसा कि हम लोग अभी डायग्राम्स में देखे है ना, अपने जो है निचले स्तर को खा लेता है और उसी श्रृंखला में अपने ठीक ऊपर स्थित जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो हम लोग अभी तुरंत बात किए। तो इससे क्या बनता है, एक चेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है में घास, ग्रास हॉपर, मेढक, सर्प और गिद्ध एक आहार श्रृंखला क्या करते हैं, का निर्माण करते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यानी एक्वेटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे तालाब में शैवाल हैं जो उत्पादक का काम करते हैं। छोटे जंतु यानी कि आपके जूप्लैंक्टॉन्स हैं, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, फिर मछली खाने वाले पक्षी या अन्य जंतु जो है ना, ये क्या करते हैं, एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग दूसरा उदाहरण दें कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है, जिसमें हिरन जो हैं घास खाते हैं, फिर इनके जो है क्या कर लेता है, बाघ या शेर खा लेता है। यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य के रूप में घास यानी उत्पादक से बाघ या शेर द्वितीयक उपभोक्ता में, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता के माध्यम से होता है। तो अतः ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे हम लोग देखें कि इस तरह से जो है ना, एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है, यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जो शुरुआत होती है ना, वह किससे होती है, घास के मैदान से होती हैं, जो क्या करते हैं, स्वयं भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। इसके बाद श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी जीव और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि आपके जो है सर्वोच्च मांसाहारी जीव शामिल होते हैं। और कई प्रकार की श्रृंखला में जो है ना, पांचवी और छठी भी होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य आहार श्रृंखला जो है ना निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो घास है ना, यहाँ पर पहला जो आप देख सकते हैं, ये सबके सब क्या है, उत्पादक हैं। फिर जैसे ही हम लोग देखते हैं ग्रास हॉपर यानी टिड्डा क्या खाता है, घास को खा लेता है। और मेढक जो है ना, यहाँ पर ग्रास हॉपर को खाता है। उसी तरह से सर्प जो है वह मेढक को खा लेता है और गिद्ध जो है वह सांप को खा लेता है। तो इस तरह से जो है ना, घास के मैदान की एक पारिस्थितिक तंत्र हो गई है ना, आहार श्रृंखला हो गई। फिर अगर हम लोग आते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरफ, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है शैवाल क्या हो गए, उत्पादक हो गए। छोटे जंतुओं द्वारा जो है शैवाल खाया जाता है, छोटे जंतुओं के द्वारा जो है शैवाल खाया जाता है। छोटी मछलियां जो है अपने पोषण के लिए छोटे जंतु पर निर्भर होते हैं और बड़ी मछलियां जो है वो छोटी मछलियों को खाती हैं, जो मांसाहारी पक्षी के द्वारा खा ली जाती हैं। तो इस तरह से चेन बनता है ना, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, आहार श्रृंखला है। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर पौधे जो हैं आपके स्वपोषी जीव हो गए, कृमि हो गए, चिड़िया हो गए और बिल्ली हो गए, तो ये भी आपके क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। घास है, हिरन है, बाघ है, तो ये आपके बुक में जो है ना अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र रखे गए हैं। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है आप एक डायग्राम्स में देख सकते हैं कि वन पारिस्थितिक तंत्र की एक आहार श्रृंखला है, जिसमें सूर्य क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ सनलाइट है, यानी कि प्रकाश का जो है ना प्राकृतिक स्रोत है ना, जिससे जो है आपके पौधे क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे, है ना। और हरे पौधे भोजन बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और जो है यह हिरन के द्वारा क्या कर ली जाती हैं, खा ली जाती हैं। इसका मतलब हिरन क्या हो गई, शाकाहारी जीव हो गई ना। और यहाँ पर बाघ कैसा है, मांसाहारी है। और ये जो आप एरो देख रहे हैं, यह क्या है, ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा है ना। यहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ जो है ना फूड एनर्जी जो है किस ओर हो रहा है, हम लोग वही प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग देखें कि आहार जाल है ना, यानी फूड वेब, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार का जो है क्या होता है, आहार श्रृंखला पाया जाता है, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, उलझी हुई होती हैं। तो ये आहार श्रृंखलाएं जो है ना हमेशा सीधी ना हो करके एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़ करके है ना एक जाल बनाती हैं। इसी आहार श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, आहार
जाल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग कर लेता है। जैसे एक घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीव की जो कड़ियाँ होती हैं, घास और अन्य पौधे, मेढक, कीट, सर्प, गिरगिट, बाज पक्षी तथा खरगोश है। बाज पक्षी जो है ना घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है, यानी बाज पक्षी जो है ना घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है और साथ साथ कीटों को खाने वाले मेढक या गिरगिट को भी खा सकता है। तो इसी प्रकार जो है ना पौधे खाने वाले खरगोश को सांप और सर्प को बाज खाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक सारी आहार श्रृंखलाएं जो है ना एक साथ जुड़ करके जाल बना लेती हैं। क्या करती हैं? वेब बना लेती हैं, जाल बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है, आपस में आहार श्रृंखलाएं जुड़ करके जो है ना आहार जाल का निर्माण करती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो है निम्नलिखित 5 आहार श्रृंखलाएं हैं। पहला जो है पौधे हैं, ग्रास हॉपर हैं और बाज हैं। पौधे हैं, ग्रास हॉपर, गिरगिट और बाज हैं। पौधे खरगोश और बाज हैं। पौधे चूहा, सर्प और बाज हैं और पौधे चूहा और बाज हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जितना सारा आपका जो है उत्पादक है ना वो यानी इकोसिस्टम है वो सब के सब किससे शुरू होते हैं? आपके हरे पौधे से शुरू होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा मिलता है ना वो आपके कहाँ से मिलते हैं? हरे पौधे से मिलते हैं, है ना। और वह सर्वोच्च उपभोक्ता तक क्या होता है? पहुँचता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात है कि जो है उत्पादक से भोजन को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है और अपघटनकर्ता द्वारा जो है प्रकृति में उसको मिला दिया जाता है। आगे हम लोग देखें कि पोषी स्तर है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, जैसे आपके उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया, है ना। तो अलग अलग स्तर की बात करी गई है। हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि प्रत्येक स्तर में क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला कई पोषी स्तर का बना हुआ होता है और इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर है, यानी कि पर लेवल जो होता है ना वो सब के सब क्या कहलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। आहार श्रृंखला के उत्पादक हरे पौधे जो प्रथम पोषी स्तर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जो हम लोग अभी बात किए कि जो पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा, चौथा, यानी इस तरह से सब के सब क्या हैं? पोषी स्तर के भाग हैं। तो यहाँ पर पौधे जो होते हैं ना वो पहले जो है किसी भी इकोसिस्टम में होते हैं, यानी शुरुआत जो होती है इकोसिस्टम की, यानी ऊर्जा की जो शुरुआत होती है, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो उत्पादक से आएगी। तो इसलिए हम लोग उत्पादक को हम लोग कहाँ रखेंगे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे। पुनः जो है शाकाहारी जंतु यानी प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर कहते हैं, है ना। और मांसाहारी जंतु को क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता यानी तृतीय तथा उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु यानी आपके जो है ना तृतीयक उपभोक्ता। चतुर्थ पोषी स्तर यानी आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं? अलग अलग स्तरों के आधार पर हम लोग बांटते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर है ना, पोषी स्तर। जैसे प्रथम पोषी स्तर में क्या होता है? उत्पादक होता है। दूसरे पोषी स्तर में क्या होता है? शाकाहारी जीव होते हैं। तृतीयक पोषी स्तर में क्या होता है? मांसाहारी जीव होते हैं। और चतुर्थ पोषी स्तर में क्या होता है? उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु रखे गए हैं, है ना। अगला है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, शाकाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु हैं तथा उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु हैं। क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्तर पर क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में 3, 5 या उससे भी अधिक पोषी स्तर हो सकते हैं। तो याद रखना है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल का जो है ना पोषी स्तर जो होता है, अलग अलग फूड चेन का पोषी स्तर अलग अलग होता है, नंबर में होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या कार्य हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित 2 प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। पहला जो होता है ना वो पहले के अंतर्गत सौर ऊर्जा
यानी जो मूल स्रोत है ना हरे पौधे के द्वारा ट्रैप होता है और वह अन्य जीवों को खाद्य के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ध्यान में रखिएगा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, एक पथीय होता है। अब सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना एक दिशीय क्यों होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा आती है ना, ऊर्जा मिलती है अलग अलग स्तर को, वह कहाँ से मिलती हैं, तो वह उत्पादक से मिलती हैं। और यह किसके द्वारा, फूड चेन के द्वारा अलग अलग स्तर तक पहुंचाया जाता है। अगला जो है वो है दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न जैव पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल आदि का चक्रीय पथ के द्वारा जैव अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि ये जो आपके साइक्लिक पाथ है ना, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो जीवों में एक दूसरे के खाने की जो है ना प्रक्रिया है, जो हम लोगों का नेचुरल लॉ है, प्रकृति में का नियम है कि कोई भी जीवधारी क्या करता है, किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो आपके एनर्जी है ना वह एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं और इसी से क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। ऊर्जा का प्रभाव यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत और सोलर एनर्जी है। यानी कि जो आपके सूर्य के प्रकाश है ना, ये क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, सनलाइट है ना, जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा के एक अत्यंत छोटे भाग करीब 1% को हरे पौधे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। यानी सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है ना, उसका जो है ना पृथ्वी पर पहुंचने वाले ऊर्जा को जो है ना लगभग यानी कि तकरीबन जो है 1% भाग ही जो है वह क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदला जाता है। हरे पौधे द्वारा संश्लेषित ऊर्जा में कुछ का उपयोग स्वयं पौधे द्वारा मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के संपादन में हो जाता है तथा कुछ मेटाबॉलिज्म जैसे श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा यानी हीट एनर्जी में परिवर्तित होकर पर्यावरण में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और शेष ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में हरे पौधों के उत्तकों में क्या होती है, संचित हो जाती है। यानी कि मेन जो सोर्सेस है ऊर्जा का वो क्या है हम लोगों का, वो है सूर्य। और सूर्य से जो है हम लोग के उत्पादक से होते हुए अलग अलग स्तर तक पहुंचाया जाता है इन्हीं ऊर्जा को। यही ऊर्जा उपभोक्ताओं यानी जंतुओं और अपघटनकर्ताओं जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है को उपलब्ध होती है और ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। तो ध्यान में रखने हैं और ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे कि जो है ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है। तो ध्यान में रखना है ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में होता है यानी एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल में होता है। आगे हम लोग देखें उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा वापस सौर ऊर्जा में तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा वापस उत्पादकों में नहीं आ सकती है ना। आगे है कि ऐसे हरे पौधे को जब शाकाहारी जंतु खाते हैं तब यह जो संचित ऊर्जा जो होती है ना स्थानांतरित होकर इन जंतुओं में जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं में चली जाती हैं और इस ऊर्जा का एक अंश फिर जो है मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में खर्च होता है तथा यह अंश ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती हैं और शेष ऊर्जा जो संचित हो जाती है ना, यही क्रिया फिर द्वितीयक तृतीयक के साथ जो है ना सभी पोषीय स्तर पर होती हैं। इस वजह से क्या होता है, ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर
कुल ऊर्जा के 10% जो है ऊर्जा का ही स्थानांतरण जो है अगले पोषी स्तर को हो पाता है तथा शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार जो है ना विभिन्न प्रकार से होता है। तो इसी नियम को हम लोग क्या बोले थे, 10% का नियम बोले थे। और इसी 10% का जो नियम के जो प्रतिपादन करता है ना वो कौन है, लिंडमैन है, नाम याद रख। तो पूछा जाता है कि 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया है ना, किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखने हैं लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। और इस भी जो है 1942 याद रखिएगा, जो क्या हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए तो इसका जो है जवाब आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ऊर्जा का सिद्धांत जो है जो हम लोग जानते हैं और फिजिक्स में भी बताया जाता है, आपके भौतिक विज्ञान में, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग ना तो क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसका हम लोग विनाश कर सकते हैं, लेकिन तब हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉर्म को बदल सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अगला जो है इस प्रकार हम पाते हैं कि अधिकतम ऊर्जा उत्पादक हरे पौधे स्तर पर संचित होती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, तो उत्पादक के पास होता है, क्योंकि वे सूर्य ऊर्जा को सीधे जो है केमिकल एनर्जी में और वो ट्रैप करके क्या करते हैं, अपने जो अंग होते हैं वहाँ पर संचित करते हैं, जो पौधों के हिस्से होते हैं वहाँ पर रखते हैं। और इस ऊर्जा को जो है ना हर पोषी स्तर पर क्या किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है। और पुनः जो है इससे क्या होती है, ऊर्जा की जो है स्तर बाय स्तर क्या होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। अर्थात शाकाहारी तीसरे और चौथे पोषी स्तरों पर स्थित मांसाहारी की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी रिच जो है ना भोजन का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा ट्रैप किया जाता है वो उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता होते हुए यानी क्रमशः क्या होती चली जाती हैं, घटती चली जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास, उत्पादक के पास, प्राथमिक उपभोक्ता के पास उससे कम, और सबसे कम जो है ऊर्जा सर्वोच्च उपभोक्ता के पास होगी। आगे हम लोग देखें कि सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। उच्च पोषी स्तर के जो जीव होते हैं ना को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा की या खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अतः निचले पोषी स्तर पर जो है ना जीवों की संख्या अधिक होती है। अगर विभिन्न स्तर के जो है ना या अलग अलग पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या का पिरामिड कहते हैं, यानी पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का अगला है जैव आवर्धन। क्या है, जैव आवर्धन को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि बहुत से रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग फसल की उत्पादकता बढ़ाने एवं रोगों से बचने के लिए किया जाता है। आहार श्रृंखला द्वारा ये रसायन विभिन्न पोषी स्तरों से अंततः मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और मिट्टी या जल से पौधों के शरीर में सर्वप्रथम इन हानिकारक रसायनों का प्रयोग होता है जो जंतुओं से होता हुआ मनुष्य के शरीर में आता है। लेकिन होता क्या है कि आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे सर्वोच्च स्तर पर है और इस क्रिया के दौरान जो है ना क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से अगली पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती चली जाती है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशंस कहते हैं। और इसी क्रिया के चलते जो है ना हमारे फल, सब्जी, मांस, मछली या खाद्यान्नों में हानिकारक रसायन एकत्रित हो जाते हैं और जिसे पानी से धोने या अन्य तरीके से जो है ना अलग नहीं किया जा सकता है। इसके सेवन से मनुष्य में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आगे हम लोग देखें कि मानव एवं हमारा पर्यावरण, तो मनुष्य की जो विभिन्न गतिविधियां होती है ना इसका सीधा प्रभाव
पर्यावरण पर पड़ता है, यानी कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वह हम लोगों के प्रकृति को क्या करती हैं, नुकसान या लाभदायक पहुंचाती हैं। तो प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों से उत्पन्न आवश्यक पदार्थ को जहां तहां हम लोग फेंक देते हैं। इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को हम लोग अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोग सब्जी के छिलके फेंक देते हैं, फल के छिलके फेंक, प्लास्टिक फेंक देते हैं, या अन्य प्रकार का जो है पॉलीथीन जो हम लोगों के लिए बेकार होता है ना, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट, यानी क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आपके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जिसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और दूसरा है जैव और निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जिसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो दो तरह के हो गए। पहला जो है आपका जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे अवांछनीय पदार्थ यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा जो है ना पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। लेकिन हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपके जैव भू रासायनिक चक्रण होते हैं ना, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्रण होते हैं, जिसे हम लोग जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, का अध्ययन किया है। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो है ना अपघटन करता जैविक अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण आवश्यक तत्वों को पुनः पर्यावरण में स्थापित कर देते हैं, है ना, कि आवश्यक तत्वों को पुनः पर्यावरण में स्थापित कर देते हैं। तो जंतुओं के मलमूत्र, वाहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न किए गए जो अपशिष्ट कागज हो गए, कपास से निर्मित कपड़े हो गए, जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत शरीर हो गए, साधारण घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जैसे प्रदूषण के कारण ऐसे जैविक अपशिष्ट के उदाहरण हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरे की टाइप की बात करते हैं तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ यानी प्रदूषक के एक ऐसे कारक होते हैं जिसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है तथा वे अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विधियों, है ना, द्वारा नष्ट नहीं हो पाते। यानी सीधे सीधे कहें तो यह सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है ना अपघटित नहीं किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव और निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कीटनाशक, पीरकनाशी यानी डीडीटी, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी यानी कि आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, पदार्थ के जो है ना, ऐसे पदार्थ जो होते हैं प्रदूषण के कारक जैव और निम्नीकरणीय पदार्थों के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आगे जो है वो है आपका कचरा प्रबंधन, है ना। तो कचरे को क्या करते हैं, एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को हम लोग क्या कहते हैं, कचरा प्रबंधन कहते हैं। तो कचरे को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों जैसे पार्कों, मनोरंजन या पर्यटन स्थलों आदि भीड़ भाड़ वाले जगहों में कचरे को एकत्र करने के लिए बड़ी बड़ी जो है धानियाँ यानी बाइंस रखी जाती हैं। जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के लिए अलग अलग धानियाँ भी हो सकती हैं। अगर अलग अलग धानियाँ ना हो तो प्लास्टिक की थैलियाँ, पेपर आदि जिनका पुनः चक्रण संभव है को हम लोग अलग कर अन्य अपशिष्ट को इन धानियों में एकत्रित करना चाहिए। पुनः चक्रण करने वाले पदार्थों को या कचरे को वैसे लोगों को दे देना चाहिए जो इसका उपयोग करते हैं। यानी कि वैसे वेस्ट जो होते हैं ना, कचरे होते हैं जिसे हम लोग पुनः रीयूज कर सकते हैं ना, रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए, उसे पुनः जो है ना निर्मित करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। कचरे को एकत्रित करने इसे शहर के बाहर ले जाकर या तो जला दिया जाता है या गड्ढे को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे हम लोग देखें कि ज्यों-ज्यों हमारी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के कचरे की मात्रा भी वृद्धि होती जा रही है। यानी जैसे जैसे हम लोग शहरीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सुख सुविधा के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के जो है ना कचरे की मात्रा में भी क्या हो रही हैं, वृद्धि हो रही है। जैसे महंगे खिलौने हो गए, उपकरण हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया आदि के पैकेजिंग में जैव
अनिम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग धड़ल्ले से हम लोग कर रहे हैं, है ना। आने वाले समय में इसके जगह पर जो है अगर हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग ना किया जाए तो हमारा पर्यावरण जो है ना क्या हो जाएगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, जिससे हम लोगों का प्रकृति क्या हो जाएगा, का संतुलन बिगड़ेगा और जिससे हम लोगों पर इसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। आगे हम लोग देखें कि ठोस कचरे के अलावा जो है ना उद्योगों से निष्कासित तरल अपशिष्टों एवं विशिष्ट प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो आपके सीवेज को भी जो है ना पाइपों के द्वारा एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है और समुचित निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जीवाणुओं का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं ना, जिसे हम लोग द्वितीयक उपचार भी कह सकते हैं। आगे है ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना ओजोन का एक स्तर, यानी कि आपको याद रखने ऑक्सीजन यानी O2 जो हम लोगों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के जो है ना ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, जो हम लोगों के वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनिक किरण को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया है कि ओजोन परत जो होते हैं ना, हम लोगों के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत जो आपको याद रखने कहाँ पर पाया जाता है, समताप मंडल में पाए जाते हैं, जो आपके वायुमंडल के 15 किलोमीटर से लेकर के जो है लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जो मनुष्य में क्या होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अनेक प्रकार के जो है ना म्यूटेशंस को जन्म देती हैं। अगर ये हम लोगों के ओजोन परत का क्या हो जाए, क्षय हो जाए, है ना, नष्ट हो जाए, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो परावैंगनिक किरणें हैं, वो हम लोग के सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगी, है ना। जहाँ पर पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जंतुएं हैं, तो वहां पर इसका क्या होगा, सीधा प्रतिकूल प्रभाव होगा, है ना। तो इसके लिए जो है ना हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे जो है हम लोगों के ओजोन परत क्या रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे, यानी मेंटेनेंस रहेगा। आगे हम लोग देखें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है ना, हम लोग के वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन किस रूप में रहता है, तो गैस के रूप में रहता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला जो परावैंगनिक किरण होता है, विकिरण ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, विघटित कर जो है ना स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब क्या होता है हम लोग के ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन के जो अणु हैं उस पर क्या होता है, परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, जिससे अलग अलग जो है ना ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और पुनः जो पर्यावरण में मौजूद क्या है, ऑक्सीजन है ना, ये नवजात ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या होते हैं, ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो होते हैं ना वह हम लोग के पर्यावरण में गैस के रूप में, और सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं ना, पड़ने के बाद क्या होती हैं, ये 2 नवजात ऑक्सीजन में टूटती हैं। पुनः ये नवजात ऑक्सीजन हम लोग के पर्यावरण से जो है ना ऑक्सीजन से संयोग करती हैं और आपके क्या होते हैं, जो ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं, इस तरह से, है ना। आगे हम लोग देखें कि कुछ रसायन जैसे आपके हैं क्लोरोकार्बन्स हैं, है ना, एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। पूछा भी जाता है CFC का पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन से प्रतिक्रिया करती है और आणविक O2 या परमाणविक जो है ऑक्सीजन जो होता है विघटित कर ओजोन स्तर का डिप्लीशन कर रहे हैं। और कुछ जो है ना सेंट, झागदार शेविंग क्रीम्स, कीटनाशक जो है, गंध कारक जो है या डिओड्रेंट आदि डिब्बों में आते हैं, जो फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। इसके उपयोग से क्या होता है, वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरो
फ्लोरोकार्बन का जो है ना व्यापक उपयोग ऐसे एयर कंडीशंस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, शीतलकों यानी कि जो है आपके कोलरेंट्स में किया जाता है, जेट इंजनों में करे जाते हैं, अग्निशामक में, उपकरण आदि में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। CFC का है ना, तो वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह पता चला है कि 1980 ईस्वी के बाद जो है ना ओजोन स्तर में जो तीव्रता से जो है ना इसकी थिकनेस में गिरावट आई है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में जो है ना इतनी कमी आई है कि जिससे ओजोन छिद्र जो है ना की संज्ञा दी जाती है ना। वैज्ञानिकों का यह मानना और प्रयास है कि CFC का संतुलन जो है ना विकल्प खोजा जाए, जिससे ओजोन स्तर की कमी को क्या किया जा सके, रोका जा सके, यानी ओजोन अपक्षय को क्या किया जा सके, रोका जा सके। पुनः जो 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के दौरान जो है ना यह सहमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, जिससे ओजोन अपक्षय पर क्या हो सकती हैं, रोक लगानी संभव है। जो विभिन्न देशों में इस विषय पर क्या हो रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों का जो है ना क्या हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, और जैसे ही हम लोगों के पास क्या होगा, ओजोन परत का अपक्षय हो जाएगा यानी डिप्लीशन हो जाएगा, तो वो हानिकारक किरणें जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें निकलती हैं वो सीधे हम लोगों के पृथ्वी पर पहुंचेगी और पौधों के साथ साथ जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मोतियाबिंद के रूप में हो, स्किन कैंसर्स के रूप में हो, या अलग अलग प्रकार के जो है म्यूटेशंस के रूप में हो। तो इस तरह की समस्याएं जो है अगर हम लोगों के वायुमंडल में ओजोन परत ना हो तो इस तरह के जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम आने वाले जनरेशन्स को एक स्वस्थ प्रकृति सौंप करके जाएं।